तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेटअप एग्जाम का फुल ऑब्जेक्टिव, यानी कि आज के इस वीडियो में 100 का 100 ऑब्जेक्टिव मैं आप सभी को बताऊंगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, साथ ही साथ आपके एग्जाम में भी ये काम देगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर आपको बहुत अच्छा अंक प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो मैं कहूँ कि सारा ऑब्जेक्टिव को याद कर जाना, मेरी बात मान लो, सबको याद कर जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 से 100 तक प्रश्न दे रखा है, जिसमें से हमको केवल 50 प्रश्न का जवाब देना है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 100 में 100 प्रश्न को बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आया है, प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए, प्रतिष्ठा एक शब्द है जिसका विशेषण अगर हम लोग निकाले तो प्रतिष्ठित हो जाएगा, जो कि बहुत ईजी था और ईजी तरीका से आप इसको टिक लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर का है, पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पुस्तक शब्द का विशेषण पुस्तिका होता है। ये भी आप लोग जाके एकदम 2 का सी भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो नमक का विशेषण नमकीन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर कह रहा है, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सरोवर शब्द का संधि विच्छेद सरह जोड़ वरह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो गिरिंद्र जो है, जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो गिरी जोड़ इंद्र आएगा, इसीलिए इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे तो पाम जोड़ चम हो जाएगा, पंचम। उसके बाद ये 7 नंबर कहता है, दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद है। दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद दुह जोड़ आत्मा हो जाएगा, दुरात्मा। विसर्ग संधि का रूल कहता है, जब विसर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा, र आएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, र में आज उठेगा तो दुरात्मा हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। यहाँ पे शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो इस शुद्ध शब्द जो है प्रवृत्त हो जाएगा, शुद्ध शब्द प्रवृत्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण अब हमको बताना है, तो शिव पार्वती हो जाएगा। शिव पार्वती मतलब शिव और पार्वती जो द्वंद्व का उदाहरण है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पसेरी शब्द कौन सा समास है। तो पसेरी जो है उसमें संख्या का बोध रहा है। पसेरी मतलब क्या हो जाएगा, 1 पसेरी, 2 पसेरी, 5 पसेरी, तो वो क्या हो गया, द्विगु समास का उदाहरण है जिसमें संख्या है। उसके बाद देखिए कह रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो अधिकरण समास इसमें हमको खोजना है, तो नाराधाम हो जाएगा अधिकरण समास तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपकुल शब्द में कौन सा समास है। उपकुल शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ उपकुल शब्द में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि अचार शब्द का विलोम क्या होगा। तो अचार शब्द का विलोम जो होता है अनाचार होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर आइए, कहता है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तिमिर शब्द का विलोम जो होता है वो प्रकाश होता है, तो इसीलिए जैसे तिमिर जो शब्द इसका मतलब होता है अंधेरा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, विलोम। विलोम मतलब उल्टा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, कुरूप शब्द का विलोम क्या होगा। तो कुरूप शब्द का जो विलोम होगा वो रूपक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें 2 वाक्य मिला है, इसलिए क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य हमको बताना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखिए, फटाक से हम भी क्या करेंगे, इसको देख लेंगे और बताएंगे इस पे। आइए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, नदी में बहता हुआ पानी कौन सा प्रबंध है। इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। ये दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद देखिए कह रहा है 19
नंबर कुबेर शब्द का प्रवाची है। कुबेर शब्द जो है यक्षराज का प्रवाची है। किसका प्रवाची है? यक्षराज का प्रवाची है। उसके बाद आइए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गणेश शब्द का प्रवाची क्या होगा। तो गणेश शब्द जो है इसका प्रवाची इसमें क्या है? महाकाय है। क्या है? महाकाय है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है असुर शब्द का प्रवाची क्या होगा। तो असुर शब्द का प्रवाची यातुधान हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है अश्व शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो अश्व शब्द का जो प्रवाची शब्द होगा वो है हो जाएगा, क्योंकि है जो होता है उसका मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा अश्व भी क्या है? वो प्रवाची शब्द है घोड़ा का। उसके बाद देखिए कहता है जो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ होता है। जो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता है। जो उसके बाद अकथनीय है, तो जो कहा नहीं जाए वो अकथनीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो वो क्या हो जाएगा? अनुपम हो जाएगा। आई बहुज्ञ मतलब जो बहुत कुछ जानता है, यहाँ अनुपम हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो बहुत बोलता है वो क्या होता है? वह चाल होता है। जो कम बोलता है वो मितभाषी होता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाक पर गुस्सा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो नाक पर गुस्सा होना मतलब कि तुरंत क्रोध आ जाना। देखिएगा कोई कोई थोड़े देर में ही क्रोध हो जाता है, मतलब लगता है कि वो सांप आंधी तूफान ला देगा, तो नाक पर उसका गुस्सा रहता है। फिर कह रहा है सिर भारी हो जाना मुहावरे का अर्थ। सिर भारी हो जाता है तो क्या होता है? सिर में दर्द होने लगता है या सिर में दर्द होता है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है बहस छिड़ जाना। यानी कोई कोई क्या करता है छोटी छोटी बात को लेकर के बहस छिड़ जाता है, यानी कि बड़ी बड़का बात बना देता है। उसके बाद आइए 28 का सी हो जाएगा। 29 देखते हैं सफ़ेद झूठ कहना। इसका मुहावरे का अर्थ होता है कि सरासर झूठे बोलना, यानी कि थोड़ा सा भी साँच नहीं बोलना, साँच नहीं बोलना। ये क्या हो जाएगा? सरासर झूठ। उसके बाद ये 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मीरा गई किस काल का उदाहरण है। तो मीरा चल गई ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। इसको रट जाओ, ऐसा बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद आइए 31 नंबर कह रहा है कि राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है। तो राम पढ़ेगा आने वाले समय में, इसलिए क्या हो जाएगा? भविष्यत काल हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो बहन शब्द का बहुवचन रूप बहने हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अव्यय का उदाहरण है। एक ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और देना मत भूलिएगा। यानी कि ये लगाकर कितना प्रश्न हो गया? अभी तक 3 प्रश्न को आपको जवाब देना है कमेंट में। उसके बाद कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन शब्द किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आराम शब्द है। आराम क्या है? तो आराम जो है वो तद्भव है, क्योंकि आराम शब्द जो है एक फारसी शब्द है, तो फारसी में क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो मयूर मतलब क्या होता है? मोर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर का रहा है क्वेश्चन वत्स्य है। वत्स्य क्या है? तो वत्स्य एक तत्सम शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 37 का ए मार देना है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रात को बाहर मत जाओ। यह कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे रात को बाहर जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, इसलिए ये निषेध वाच्य हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर कह रहा है अपस्य शब्द कौन उपसर्ग है। अपस्य शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पे अपस्य शब्द में उपसर्ग बताना है, तो अपस्य में अप हो जाएगा, क्या? उपसर्ग हो जाएगा। आइए उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विराम शब्द में वी उपसर्ग है। उसके बाद आइए 41 नंबर नी उपसर्ग से बना शब्द क्या है। निदान हो जाएगा, यानी निदान जो है वो नी उपसर्ग से बना हुआ है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बढ़िया शब्द कौन सा प्रत्यय है। तो बढ़िया शब्द में यहाँ पे ईया प्रत्यय है। उसके बाद लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लड़ाई शब्द में आई प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी है। आइए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन का विरत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे प्रत्यय हमको बताना है, तो विरत्व शब्द में त्व प्रत्यय है, क्या? त्व प्रत्यय है। उसके बाद आइए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिंदी में कितने लिंग होते हैं। तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं। एक होते हैं क्या? स्त्रीलिंग, और दूसरा होता है पुल्लिंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद
46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निराशा शब्द है, निराशा कौन सा शब्द है? निराशा स्त्रीलिंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आइए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनुमान शब्द क्या है? तो अनुमान जो है वो क्या पुल्लिंग है, अनुमान पुल्लिंग है। उसके बाद आइए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, चांदी शब्द क्या है? तो चांदी जो है वो एक स्त्रीलिंग है, चांदी स्त्रीलिंग है। आपसे सभी क्वेश्चन बनेगा और सभी आसान तरीका से बनेगा, केवल आप देखते जाइए। उसके बाद कह रहा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में सर्वनाम जो होता है वो 11 गो होता है, इसको याद कर लेना। और सर्वनाम का भेद कई गो होता है? तो 6 गो होता है। उसके बाद ये 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? उसका सिर खुजलाता है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बालक पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है? तो इसमें देखो, कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है, लेकिन जो एक और आता है अपदान से, तो अपदान जो होता है बिछड़ाव के लिए होता है, इसीलिए यहाँ अपदान कारक हो जाएगा। 52 में कह रहा है, हे नाथ मेरी सहायता करो, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? संबोधन किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, इसीलिए संबोधन कारक हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, शुक्रवार में कौन सा संज्ञा है? हमको शुक्रवार में संज्ञा बताना है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आइए कहता है 54 नंबर, निम्नलिखित में कौन अंत अस्त व्यंजन है? अंत अस्त व्यंजन य र ल व होता है, तो यहाँ पे व है, इसके ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में अल्प प्राण है, अल्प प्राण मतलब कौन? 1 3 5, तो 1 3 5 वाला यहाँ है, 3 नंबर पे आता है, इसीलिए ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आइए कहता है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ होगा। मेरा वीडियो जाके देख लेना, उच्चारण स्थान का ट्रिक आपको बताया हूँ, सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आइए 57 नंबर का, निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक है? एक मात्रिक मतलब जिसमें एक मात्रा हो, वो ऊ है, ऊ मतलब कि एक मात्रा वाला है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन आइए कहता है, 58 नंबर, अनुपमा अत्यंत सुंदर है। अनुपमा जो है अत्यंत सुंदर है, इसमें विशेषण कौन है? तो ये प्रविशेषण है, क्योंकि यहाँ सुंदर तो है, ये है विशेषण, अत्यंत भी है, तो ये विशेषण का विशेषण है, इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, थक का उच्चारण स्थान बताए। थक का उच्चारण स्थान जो होता है दांत होता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट सी हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद गैज और अक हो जाएगा, गायक। मात्र अब हम लोग का 40 प्रश्न बचा है, आइए उसको क्लियर करते हैं। चलिए, फर्स्ट यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन आया कि नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है नूतन ब्रह्मचारी के क्या है? उपन्यास के ये लेखक है। उसके बाद कहा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। आप लोगों को पता नहीं है तो इसको पता कर लीजिए और इसको पूरा याद कर लीजिए। चलिए, 63 नंबर क्वेश्चन का कमेंट में आपको बताना है। 4 प्रश्न हो गया आपको कमेंट में बताने के लिए। उसके बताइए 64 नंबर क्वेश्चन, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। उनके बेटे का नाम क्या था? टीटी था। महेश्वर क्या था? डॉक्टर था। उनमें गैंग्रीन नामक क्या था? एक बीमारी हुआ था, वो रोज कहानी का ये सब है। उसके बाद ये कह रहा है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे? तो भाई थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह दोनों क्या है? भगत सिंह के भाई है। देखो, कुल कुल याद रखना, कुल कुल जो में लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर कहता है, किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था? तो जयप्रकाश नारायण का जो कार्य क्षेत्र था वो क्या था? बिहार था। उसके बाद आइए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था? अभी हमने आपको बताया मालती, महेश्वर, टीटी और गैंग्रीन, अभी यहाँ पे बताया था। कोई नंबर क्वेश्चन? तो 64 नंबर क्वेश्चन उसी का है। तो गैंग्रीन जो था वो रोज कहानी में प्रचलित था, रोज कहानी का एक बीमारी है। उसके बाद आइए 68 नंबर क्वेश्चन, कौन साहित्यकार नई आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी के प्रमुख जो हस्ताक्षर थे ना, वो मोहन राकेश थे। याद रखना, बड़ी इम्पोर्टेंट है।
आइए उसके बाद कहता है राम की शक्ति पूजा नामक किसकी कृति है? तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। 69 नंबर क्वेश्चन हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? नामवर सिंह जो थे वो साहित्य राजकमल प्रकाशन में क्या थे? वो साहित्यकार थे। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने मेघदूत नाटक संस्था की स्थापना की? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने नाटक संस्था की क्या की थी? स्थापना की थी। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कहता है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाई का नाम क्या था? ये लगा के आपको 5 क्वेश्चन हो गया। आपको कमेंट में देना है 72 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या था। उसके बाद ये 73 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की नहीं है? ये कविता से हस्ताक्षर जो है मलयज का है। यहाँ पे अबूतर कबूतर जो है वो उदय प्रकाश का है, इसलिए मलयज का नहीं होगा। तो उदय प्रकाश का ये अबूतर कबूतर है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 74 नंबर थानू किस कहानी का पात्र है? तो थानू जो है वो तिरिच कविता का पात्र है। उसके बाद आइए 75 नंबर क्वेश्चन दातात्रेय के दुख किसकी रचना है? उदय प्रकाश की। दातात्रेय के दुख जो है उदय प्रकाश का रचना है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ था जे कृष्णमूर्ति का जन्म। 77 नंबर क्वेश्चन मालिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? तो प्रेमासख्यानक परंपरा के ये क्या थे? एक कवि थे। उसके बाद 78 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन कवि अष्ट छाप में शामिल थे? तो सूरदास जो थे वो अष्ट छाप में क्या थे? वो शामिल थे। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास के द्वारा रचित नहीं है? तो चित्ररेखा जो है वो सूरदास का नहीं है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन हनुमान बाहुक नामक किसकी कृति है? हनुमान बाहुक तुलसीदास की कृति है। बहुत अच्छा। उसके बाद आइए 81 नंबर तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। कौन थे? नरहरि दास थे। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे? नाभा दास जो थे राम भक्त थे। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं ये क्लियर करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कवि भूषण किस काल के कवि है? कवि भूषण रीति काल के कवि है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? राधा रुद्र शाह ने दिया था। चलिए 85 नंबर को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया? तो वो आरंभ जो था ब्रज भाषा में किया था। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन इंदु नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है? कामयानी जो है वो छायावाद का प्रतिनिधि रचना है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो स्वाधीनता जो संघर्ष था उसमें सक्रिय भागीदारी, इसका राइट आंसर आपको भी बताना है। राइट 6 गो प्रश्न हो गया, आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद आइए 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या था? धर्म देवी था। शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम धर्म देवी था। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कवि और शायर एक निम्न में से कौन थे? तो इसका भी जवाब आपको देना है। ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 गो का जवाब आपको देना है। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन रचना गजानन मुक्ति बोध की है? इसमें बताना है कौन है। तो यहाँ पे काठ का कमरा जो है गजानन माधव मुक्ति दोष का है। यहाँ तो पेड़ पर कमरा जो है वो विनोद कुमार शुक्ल का है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है। ये भी दूसरा का है। काठ का सपना जो है वो किसका है? मुक्ति बोध का है। फिर कह रहा है हरचना किसका प्रतिनिधि है? हरचना एक आम आदमी था जो फटा कपड़ा पुराना पहने ही और मतलब कि गीत गा रहा था।
हमारे देश का। उसके बाद कह रहा है रास्ता इधर से है, किसकी रचना है? रघुवीर सहाय का है। रास्ता इधर से है, रघुवीर सहाय का है। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि थे? विनोद कुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 95 कह रहा है निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रामधारी सिंह दिनकर को सम्मानित किया गया। 96 कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया? ज्ञानेंद्र पति ने कार्य किया था। उसके बाद कहता है 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानी किसकी प्रकाशित हुई? गाय डी मोपांसा की 1870 से 90 के बीच में 300 कहानी प्रकाशित हुआ। उसके बाद कह रहा है 98 नंबर किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था तंत्र के अमानवीयता को रेसे रेसे में उभारता है? ये 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट में। उसके बाद कह रहा है अफ्रीकी देश के कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? इसका भी जवाब आपको देना है। ये 9वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कह रहा है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, या किस शीर्षक कहानी की है? तो ये जो है तिरिच की है, हमेशा याद रखना। अभी हमने आप लोगों को 91 क्वेश्चन बताया है, जिनमें से 9 क्वेश्चन का जवाब आपको पहले देना है। 100 क्वेश्चन हमने बताया है, जिनमें आपको 91 पूरा बताया है। 9 क्वेश्चन का जवाब आपको हमें देना है, और आपका फ़र्ज़ यही बनता है कि आप बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब 9 प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे, ताकि वो जो 9 प्रश्न जो हमने आपको कहा है देने के लिए, अगर आपको याद है, अगर आप हमें देंगे तो फिर हम दूसरे बच्चों को क्या करेंगे? सिखाएंगे, बताएंगे, तब वो भी याद कर लेगा। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।